एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे रेगुलर वेबिनार के जरिए होम्योपैथी को प्रोपोगेट करने की कोशिश की जा रही है। इसी कोशिश के तहत आज के हमारे वेबिनार में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सौरभ अरोड़ा। सर के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। इससे पहले हम आज का सेशन शुरू करें, मैं चाहूंगा कि मैं सर के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी बता दूं कि सर हैं कौन। डॉक्टर सौरभ अरोड़ा, गोल्ड मेडलिस्ट एमडी होम्योपैथी। सर फैकल्टी हैं लंदन कॉलेज ऑफ होम्योपैथी यूके, मेंबर रजिस्ट्रेशन सोसाइटी ऑफ होम्योपैथी यूके। गेस्ट फैकल्टी हैं सर डॉक्टर बी आर सूर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। गेस्ट फैकल्टी हैं बैक्सन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। फाउंडर हैं इनिशिएटिव टू प्रमोट होम्योपैथिक रिसर्च इन होम्योपैथी एंड विविड होम्योपैथी। सर एक्स सीनियर रिसर्च फेलो हैं CCRH, INMAS एंड SHMC 2008 से 2014। सर एक्स हाउस फिजिशियन रह चुके हैं 2007 से 2008 तक। सर ने 47 से ज्यादा आर्टिकल्स लिखे हैं, जिसमें से 20 प्लस किसी पीयर रिव्यूड जर्नल में है एंड 27 जर्नल आर्टिकल्स हैं। इसके अलावा सर के पास 17 ईयर से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। आज का सर का टॉपिक है होम्योपैथिक अनुसंधान और इसके प्रति हमारी अभिरुचि और जागरूकता। सर IFPS के हिंदी मंच पर आपका स्वागत है और मैं चाहूंगा कि आप अपना आज का सेशन शुरू करें और हमारा ज्ञानवर्धन करें। नमस्कार सबको। थैंक यू डॉक्टर मनीष। नमस्कार सर, बदल सर। और मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक, ऐसा विषय है जिसके बारे में हम सब लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। एक इंटरेस्ट हमारा रिसर्च के लिए हमेशा रहा है, हम करें चाहे ना करें। तो आज का जो टॉपिक है, बहुत कोई एक फॉर्मल प्रेजेंटेशन मैं नहीं कहना चाहूँगा। ये एक ऐसी प्रेजेंटेशन या एक ऐसा टॉक है, ये एक ऐसी चर्चा है कि हम रिसर्च में अपने आप को कहाँ पर फिट कर सकते हैं या हमें कहाँ फिट करना चाहिए। क्योंकि रिसर्च एक ऐसी चीज है, सबको अच्छा लगता है, लेकिन करे कैसे, ये कहाँ से शुरू करें। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले रिसर्च के बारे में एक बहुत अच्छी जो मुझे कोट मिली, जो मैं काफी प्रेजेंटेशन में यूज कर चुका हूँ, कि रिसर्च इज टू सी व्हाट एवरीबॉडी एल्स हैज सीन एंड टू थिंक व्हाट नोबडी एल्स हैज थॉट। ये सेम चीज हैनेमन के साथ हुई, सब चीजें देखी गई, हर चीज की प्रैक्टिस हुई, लेकिन हैनेमन ने एक चीज देखी कि इन सब के बीच में कोई एक ऐसी चीज है जो पेशेंट को उसकी क्योरेबिलिटी तक लेके जाती है, या कोई ऐसी साइंस है या कोई ऐसा चीज है जो हमारी समझ के थोड़ा सा परे है। तो क्यों ना उसको छानबीन की जाए, उसको खोजा जाए। तो इसी तरह से होम्योपैथी का जन्म हुआ, एक खोज हुई। अब रिसर्च जो है, हमारी अभिरुचि कितनी है या हमारा उसके बारे में क्या हमारी सोच, और कहाँ हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी चीज रहती है। कि अगर हम रिसर्च नहीं भी कर पाते तो हम रिसर्च का हिस्सा तो बन सकते हैं। तो आज का है, कल भी मैं उसके बारे में इंग्लिश में बोलूंगा, वेयर इज माई कप ऑफ टी। मेरी अभिरुचि कहाँ है, मेरी जागरूकता कहाँ है रिसर्च के लिए। रिसर्च को तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले रिसर्च लिटरेसी, साक्षरता। मुझे कितना रिसर्च के बारे में पता है, या मुझे रिसर्च का भी पता है या नहीं। दूसरी बात आती है कि रिसर्च के बारे में मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, मेरी जो समझदारी है, वो कहाँ तक पहुंची है। बहुत सारे लोगों को जैसे हम लोग रिसर्च आर्टिकल्स आते हैं तो उनको पढ़ने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। ये एक एक चैलेंज है सबके लिए। एक कठिनता आती है कि उस रिसर्च को हम कैसे समझें। रिसर्च हो गया, हमारे काउंसिल ने, हमारे XYZ ने, किसी ऑथर ने, प्राइवेट ने, ठीक है, किसी सबने एक रिसर्च किया, वो रिसर्च को पब्लिश कर दिया, लेकिन उस रिसर्च के बारे में हमने क्या सोचा, क्या ट्रांसलेशनल वैल्यू हमारे पास आई या नहीं आई। तीसरी चीज आती है रिसर्च एक्सपर्टाइज। हम उस विशेषता की बात करते हैं कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे रिसर्च आ गया, मुझे रिसर्च पढ़ना आ गया, अब मुझे वो रिसर्च करना आ गया। तो इन तीन चीजों को हम लोग जब स्टेप वाइज चलते हैं तो हमें यहाँ पे कठिनाइयां आती हैं। और एक तरह से मैं बताऊं, हम में से हर कोई एक रिसर्चर है। हमने एक रिसर्च किया हुआ है, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। जब हम BHMS पास करके हटे, जब DHMS पास करके हटे, तो हमने सबसे पहले पेशेंट में दवाई देके देखी कि काम कर रही है या नहीं कर रही। उसको हमने नोट डाउन किया, अपने मन में किया, अपनी कॉपी में किया, अपने केस रिकॉर्ड में किया। वही हमारी प्रवीणता थी। तो 10 साल बाद अगर आप किसी एक क्लिनिशियन को पूछें कि ये दवाई कितना अच्छा काम करती है, उसको टिप्स पे है कि ये दवाई उस दवाई से इस पोटेंसी में ज्यादा अच्छा काम करती है। बट उसका जो डॉक्यूमेंटेशन था, उसको जो हमने कहीं पे लिखना था, कहीं पे पब्लिश करना था,
वो चीज में नो डाउट हमारी एक कमी हमारी रहती है, क्योंकि बहुत सारी रिसर्च में ना चीजें हैं जो या तो हमें समझ में आती नहीं है, हमें समझाई नहीं जाती। आगे चलते हैं। आज हम बात करेंगे, जो हमारा मेन फोकस है वो रिसर्च लिटरेसी या साक्षरता के ऊपर है। अब रिसर्च क्यों क्यों? मैं एक वीडियो प्ले करना चाहूंगा। आप सब लोग को इसका साउंड आ रहा है इस वीडियो का? डॉक्टर मनीष, ये इस वीडियो का साउंड सबको ऑडिबल है? नो सर, ऑडियो नहीं आ रही है अभी। नहीं आ रहा? ओके, चलिए मैं इसको थोड़ा यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। शायद मुझे वो वीडियो सेटिंग्स पे आपको देखना पड़ेगा कि इसमें एक क्या हुआ, एक 1023 कैंपेन आया था कुछ साल पहले। 1023 कैंपेन आया, उन्होंने ये बोला कि होम्योपैथी में कुछ नहीं है। मतलब उन्होंने एवोगेड्रो का एक रेफरेंस लिया और उस एवोगेड्रो को ये शो कर दिया कि हमारी दवाइयों में मटेरियलिस्टिक कुछ भी नहीं है। एक सिस्टमेटिक रिव्यू आया शेंगेटॉल का, उसके बाद होम्योपैथी को बहुत बड़ा धक्का लगा, क्योंकि वो रिसर्च वो था कि जिसने ये बोल दिया कि जितने रिसर्च आज तक हुए हैं वो लो क्वालिटी के हैं, उनके अंदर कुछ नहीं है। सो इस चीज से बाईपास करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? रिसर्च कर सकते हैं। अगर हमें एक किसी कोई एक प्रश्न पूछे तो उस प्रश्न का उत्तर उसी भाषा में ही उसको मिलना चाहिए। तो रिसर्च में अगर हमारे हमें चैलेंज है या हमें एक रिसर्च क्वेश्चन पूछा गया तो हमें आंसर भी रिसर्च आंसर करना पड़ेगा ना, उस रिसर्च लैंग्वेज में। क्यों? क्योंकि देखिए होम्योपैथी नो डाउट हर जगह बहुत अच्छी होती जा रही है, इसकी मार्केट साइज इंडिया में बढ़ता जा रहा है, बाहर कई देशों में लिमिट भी हो चुकी है। लेकिन खासकर इंडिया की बात करें तो एक बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी एक इसका अफोर्डेबल है, उपलब्धता है, आसानी से यूज की जा सकती है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, लोकप्रियता बढ़ रही है। लेकिन उस लोकप्रियता के साथ साथ क्या बढ़ रहा है? कंट्रोवर्सीज, विवाद। काम कैसे करती है, इसकी तैयारी कैसे करते हैं, इसके नुस्खे कैसे बनते हैं, इसका स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, मानकीकरण क्या है। अभी कुछ दिन पहले मैंने सानी सर को फोन किया कि मैंने एक सर्वे लिया है डोज क्वांटिफिकेशन के ऊपर। हम लोग 2 पिल्स की एक डोज देते हैं, 4 पिल्स की एक डोज देते हैं, 6 पिल्स की एक डोज देते हैं, एक्सपीरियंस बेस्ड है। उस चीज का स्टैंडर्डाइजेशन उस आर्ट का नहीं हो सकता, लेकिन उसके अंदर वेरिएशन तो हम जान सकते हैं। और किन किन चीजों में ये इफेक्टिव है, कारगर है, इसके ऊपर हमें हर महीने कोई ना कोई एक आर्टिकल आ रहा होता है, एक न्यूज़पेपर में या कहीं, कि क्या होम्योपैथी किन चीजों में कारगर है या नहीं। सो इन सब चीजों को अगर हमें एड्रेस करना है, अगर हमें एक आंसर देना है, रिसर्च ही उसका आंसर हो सकता है। नाउ, अब रिसर्च एक आंसर हो सकता है कि, लेकिन रिसर्च के साथ सबसे पहले एक चैलेंज पे आते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या है। रिसर्च मेथोडोलॉजी अभी तक हमारे बीएचएमएस के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। हम हर कोई कहता है रिसर्च करो, एक बच्चे को हम इंटर्न को बोलते हैं आप रिसर्च करो, एक हम एमडी स्कॉलर को बोलते हैं रिसर्च करो। लेकिन रिसर्च क्या करें, कहाँ करें, किस तरह से करें? उनके थीसिस में तुमने डाल दी कि आपने एक रिसर्च पेपर छापना है। बच्चा आता है, कहता है सर हमारे कॉलेज में रिसर्च प्रोटोकॉल बनाने के लिए कोई नहीं है, हमारे पेशेंट पर पेशेंट्स नहीं है, पेशेंट्स हैं तो उनका डेटा कहाँ पे कैप्चर करें, उस डेटा को एनालाइज कैसे करें, उस डेटा का करें क्या, पेशेंट कहाँ से लाएं, फंड्स कहाँ से लाएं, पैसा कहाँ से लाएं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो रिसर्च के साथ जुड़ी होती हैं। मोटिवेशन नहीं है, क्योंकि अगर हमें हमारे सामने एक मोटिवेशन है कि हाँ उसने प्रैक्टिस अच्छी की तो हम प्रैक्टिस अच्छी करते हैं। सो हमारे सामने वो रिसर्चर्स नहीं है जो हमें मोटिवेट करें कि रिसर्च करो। रिसर्चर हैं भी तो वो हमारी रेंज से दूर है। रॉन्ग अप्रोच। रिसर्च हम खुशी खुशी शुरू करते हैं और अल्टीमेटली कुछ महीनों के बाद पता चलता है कि हमने वो रिसर्च हम करने के लायक नहीं है, हमारे करने के लिए हमारे पास पर्याप्त या उपलब्ध साधन नहीं है। जो ऑलरेडी पब्लिश रिसर्च है उसकी इनएक्सेसिबिलिटी है, हमारे पास उसका एक्सेस नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पेड आर्टिकल है। आप किसी भी पेयर रिव्यूड जर्नल के लिए जाइए तो उसका आपको एब्स्ट्रैक्ट तो फ्री मिलेगा, आपको उसका पूरा पेपर डाउनलोड करके पढ़ने के लिए आपको एक अच्छा खासा धन देना पड़ेगा। और हमारे इंस्टीट्यूशन अभी इतने स्ट्रांग नहीं कि उसको हमें एक्सेस दें कि हम अगर कुछ पढ़ना चाहें तो हम उस पोर्टल पर जाके उसको पढ़ सकें। एक्सपर्टाइज नहीं है।
वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट, किसी ने अगर वेटनरी रिसर्च करना है, डेंटिस्ट रिसर्च करना है, एग्रोपैथी करना है, लोग कर रहे हैं। लेकिन वो जो एक्सपर्टाइज का पूल हम अगर बना सकें एक कॉमन जनरल प्रैक्टिशनर के लिए, वो चीज की कमी है। बाकी चीजें मैन पावर है, फंड्स है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है। आप किसी कॉलेज के पास जाइए, हमें रिसर्च करना है, एंड आज की डेट में ज्यादातर कॉलेजेस के पास अपना एक इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड नहीं होता। होना चाहिए। अभी आगे मानक आ रहे हैं, स्टैंडर्डाइजेशन आ रही हैं, उनको रखना पड़ेगा। वो इंस्टीट्यूशनल बोर्ड आपके रिसर्च को हाँ या ना करते हैं एथिकल अप्रूवल्स के लिए। सो ये सब चीजें जो है, ये प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम रिसर्च की बात करते हैं। आगे चलते हैं। चलो अब एक इस हिस्से को अलग रख के बोलते हैं कि हमें बेसिक, हमें क्या सीखना है रिसर्च में। हम इस चैलेंजेस पे भी बाद में आएंगे कि इनको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, या हमें वो जो रिसर्च अंडरस्टैंडिंग थी उसको हम लोग कैसे ओवरकम कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि रिसर्च है क्या, करना क्यों है ना। एक आई वॉज जस्ट डबिंग स्टिक टुगेदर, आई डेंट रियलाइज आई वॉज डूइंग बेसिक रिसर्च। हम जाने अनजाने रिसर्च कर रहे हैं, उसको डॉक्यूमेंट नहीं कर रहे। कैसे, आगे जानेंगे थोड़ा सा। अब रिसर्च की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, बहुत सारी परिभाषाएं हैं कि हमने इसको एक, एक खोज करनी है, उत्तर के एक उत्तर जानना है, एक तथ्यों को स्थापित करना है, फैक्ट्स एस्टेब्लिश करने हैं। रिसर्च एक सिस्टमेटिक इंक्वायरी है, एक व्यवस्थित जांच है कि आपका एक रिसर्च क्वेश्चन है कि आपके सामने एक चैलेंज आया, उस चैलेंज को आपने मेथोडिकली कैसे उसको आंसर किया, वो रिसर्च है। ड्रग प्रूविंग, हम सब लोग ड्रग प्रूविंग जानते हैं क्योंकि हम लोग सब लोग होम्योपैथिक फिजिशियंस हैं। ड्रग प्रूविंग सबसे पहला रिसर्च था, सबसे पहला। उससे पहले जो हैनेमन ने किया वो लिटरल रिसर्च था। उसके बाद जो एक्चुअल मेथोडोलॉजिकल रिसर्च आया वो ड्रग प्रूविंग आया कि एक दवाई दो, उसकी वो खुराक दो, और ये जानो कि वो खुराकें शरीर में जाके करती क्या है, और उसको आप पूरा डॉक्यूमेंट करो, पूरा उसका डेटा, पूरा लेखा जोखा उसका तैयार रखो, और उस लेखा जोखा को फिर आप एनालाइज करो कि कौन सी दवाई के कितने सिम्टम ऐसे हैं जो वेरीफाइड सिम्टम्स हैं, जो 3+ सिम्टम है, 2+ है, अनकॉमन है, पिक्यूलियर है, रेयर है। तो क्या ये रिसर्च नहीं था? ये रिसर्च था, ये सिस्टमेटिक था, तभी होम्योपैथी इतने सालों बाद आज टिकी हुई है। अगर ये सिस्टमेटिक नहीं होता, व्यवस्थित नहीं होता, तो होम्योपैथी कब की खत्म हो चुकी होती। लेकिन वो जो सिस्टमेटिक डेटा एनालिसिस था, वो जो किताबें लिखी गई, उन सब सब ऑब्जर्वेशंस को मिला के वो अपने आप में सबसे बड़ा रिसर्च था। हमने उसको फॉलो क्या किया, हमने उसको थोड़ा सा बीच में गैप लिया। हमने अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस जो थे वो थोड़े कम कर दिए। हम आज भी बुक्स पढ़ते हैं, आज भी चीजें करते हैं, आज भी पेशेंट देखते हैं, आज भी कोई ऐसा नया चीज हमें दिखती है, हम अपने पास रखते हैं उसको। हम उसको बाहर नहीं निकालते कि हम शेयर करेंगे, कोई हंसेगा, कोई हमें चैलेंज करेगा, किसी को पसंद नहीं आएंगी। क्यों? रिसर्च है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, तो इट इज टू सर्च, खोज करनी है, वेरीफाई करना है, उसको प्रेजेंट करना है ना। अब सबसे बड़ी बात, एक चैलेंज आ गया कि हमारे पास रिसर्च के चैलेंज है, रिसर्च है क्या, बट रिसर्च करें क्यों? इंस्टीट्यूशन के पास जाएं तो वो, उनका ये होता है कि यार बच्चे जो है आजकल थीसिस लिखें, एक रिसर्च पब्लिश करें कि उनकी पब्लिकेशन हो जाए। तो वहां पे जो उनका पर्पस है वो पब्लिकेशन है। बट एक बच्चा जब बीएचएमएस से बाहर निकलता है, उसका तो पब्लिकेशन कोई, उसका स्कोप नहीं है, तो वो रिसर्च क्यों करे? यूजली इट्स अ ड्राई सब्जेक्ट, बड़ा, बहुत ड्राई है। रिसर्च पढ़ते पढ़ते मैं बताऊं, कई बार नींद आ जाती है कि अच्छा ये हुआ क्या है, समझ नहीं आया, किस मॉडल पे हुआ है, किसने क्या किया। लेकिन ड्राई सब्जेक्ट होने के बावजूद हमें सिर्फ हमसे पूछा जाता है कि हमें बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, मतलब हमें हमें क्या फायदा मिलेगा रिसर्च करके। तो आंसर जो है, मैं एक नौकरी वाला आंसर नहीं देना चाहूंगा कि मेरे नौकरी या रिसर्च करना। ये सेटिस्फेक्शन है। ये सेटिस्फेक्शन है कि हमने क्या कंट्रीब्यूट किया, हमने क्या उसके अंदर योगदान दिया अपनी साइंस के लिए। दैट एक छोटा सा रिसर्च एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन बन सकता है। स्किल डेवलपमेंट, अगर हम आज रिसर्च की बात करें, अगर हम आज किसी साइंटिस्ट से बात करें, हम किसी प्लेटफॉर्म पे हमें साइंटिस्ट मिलते हैं कि आपने रिसर्च किया, आपने ये किया, वो किया। जब हम उन उस लेवल पर जाके उनसे बात करते हैं तो हमारा भी तो एक स्किल डेवलप हुआ।
हमारे कौशल में भी विकास हुआ कि हम उस लेवल तक जाके बात करके वो डिस्कशन कर सकते हैं। हम अपने पेशेंट्स को गाइड कर सकते हैं, हम न्यूज़पेपर्स में छपवा सकते हैं, हम ब्लॉग लिख सकते हैं, हम उसको पूरा कहीं ना कहीं छपवा सकते हैं। वो स्किल डेवलपमेंट जरूरी है, वो कंट्रीब्यूशन जरूरी है। अगर हैनीमन ये सोचता है कि मैं क्या करूं कंट्रीब्यूशन करके, मैंने खोज कर ली, ठीक है मेरे साथ खोज मेरी वापस जाएगी, नो। उसने सोचा जब खोज हुई है, उस खोज को कहीं ना कहीं लिखो, उसको योगदान करो, उसको कहीं ना कहीं छोड़ के जाओ, ताकि लोग और रिसर्च करें। 6th एडिशन आया, लोग चैलेंज करते हैं, बट वो रिसर्च का पार्ट था। अब चलो, रिसर्च क्या था ये हमने देख लिया, रिसर्च के चैलेंजेस हमने देख लिए, रिसर्च क्यों करना चाहिए, बट रिसर्च के लिए चाहिए क्या। फंड्स को छोड़ के, अगर हम फंड्स की बात अभी बाद में आएंगे, फंड्स को छोड़ें तो हमें एक स्पार्क चाहिए, एक आइडिया चाहिए, एक ऑब्जर्वेशन चाहिए, एक हाइपोथेसिस चाहिए, एक जज्बा चाहिए, एक पैशन चाहिए। बहुत लोग अपने क्लिनिक पे करते हैं रोल ऑफ होम्योपैथी, सोरियासिस, हेडेक, दिस दैट। क्यों करते हैं? पब्लिकेशन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जब वो ये करेंगे तो पेशेंट और आएंगे, क्योंकि हमारी उसके अंदर जो एक्सपीरियंस है, जो हमारा उसके अंदर स्किल है, वो डेवलप होगा। कि मुझे पता है थायराइड के ऊपर अगर मैंने कुछ रिसर्च किया हुआ है, तो मुझे उसकी अंडरस्टैंडिंग है, उसकी समझ आ गई है कि मुझे कहाँ पर पेशेंट के साथ क्या करना है। मुझे एक दिन आइडिया आता है, चलो यार एक काम करते हैं, एक पोटेंसी लेके रिसर्च करते हैं। मैंने पेशेंट को 6 पोटेंसी देनी शुरू की, वर्सेस उसी तरह के पेशेंट्स को 200 देनी शुरू की। एक ऑब्जर्वेशन हुई, तो मैंने इसको एक हाइपोथेसिस बनाया कि होम्योपैथी काम करती है नहीं करती। इसका अभी एक और स्लाइड आएगी जिसके अंदर अंदर मैं इसको और इलेबोरेटली इसको मैं डिस्कस करूंगा। तो रिसर्च नीड के बाद आते हैं कि रिसर्च का फ्लो क्या है। सपोज मुझे अपने क्लिनिक पे रिसर्च करना है, तो फ्लो क्या होना चाहिए? ये कोई भी रिसर्च, आप दुनिया का कोई भी रिसर्च ले लो, वो इस रिसर्च फ्लो से ही गुजरता है। कि आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या है, क्या प्रश्न था जिसने आपको मोटिवेट किया, इग्नाइट किया कि भाई मैं रिसर्च करूं। हैनेमन का था कि सिनकोना जो है खाली बिटर, कड़वी होने की वजह से काम नहीं करती। वो उसका रिसर्च क्वेश्चन था। उस रिसर्च क्वेश्चन को लेके उसने किताबें छानी, उसने पूरे हिस्ट्री छानी, उसने हिपोक्रेट्स, उसने गैलन, उसने बहुत सारी किताबें छानी। वो लिटरेचर रिव्यू था। उसके बाद उसने प्रोटोकॉल बनाया कि मैं भी दवाई दे के देखता हूँ कि वो दवाई से होता क्या है। तो प्रोटोकॉल बना कि मैं इस दवाई को इतना पीसूंगा, इतना डाइल्यूट करूंगा, इसकी क्वांटिटी इतनी कम करूंगा, दे के देखूंगा, कुछ नहीं हुआ और डाइल्यूट करके देखते हैं, कुछ हुआ और नीचे जाते हैं, थोड़ी क्वांटिटी कम कर देते हैं। वो प्रोटोकॉल था। डेटा कलेक्शन, लोगों से पूछा, उनके ऑब्जर्वेशन, सिम्टम, ड्रग प्रूविंग, वो सबकी सब चीजों को एक जगह इकट्ठा किया गया, एक डेटा कलेक्ट हुआ, उसका एनालिसिस हुआ कि अच्छा ये दवाई जो है मर्कसॉल जो है, ये बेलाडोना से डिफरेंट है, सल्फर नक्सवामिका से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इनकी प्रिपरेशन अलग है, इनका आप जहां पर शरीर में जाके काम कर रही वो चीज अलग है। पब्लिकेशन, चाहे छोटी चाहे बड़ी, चाहे केस रिकॉर्ड, चाहे हाथ से लिखी चीजें, ये सब हुई। ये आज भी रिसर्च फ्लो फॉलो होता है हर एक रिसर्च के लिए। चाहे आप बेसिक रिसर्च लें, लेबोरेटरी रिसर्च लें, क्लिनिकल रिसर्च ले लें, लिटरेरी रिसर्च ले लें। अभी हम उस पे आएंगे कि लिटरेरी रिसर्च कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो ये सब चीजें आज भी फॉलो होती हैं। अब हम आते हैं कि हम कहाँ से शुरू करें, वेयर इज माई कप ऑफ टी, मेरी रुचि कहाँ से कि मैं रिसर्च करूं या ना करूं, या क्या कर सकता हूँ। थोड़ा सा ऑफ रूट चलते हैं कि हैनेमन के टाइम पे या आज भी हम लोग अपने बीएचएमएस में हम लोग दो चीजें पढ़ते हैं, इंडक्शन एंड डिडक्शन, इंडक्टिव लॉजिक एंड डिडक्टिव लॉजिक। यही रिसर्च है। डिडक्टिव में क्या हुआ, हमने एक थ्योरी पकड़ी, थ्योरी के बाद हमने एक हाइपोथेसिस बनाया, उस हाइपोथेसिस के बाद एक ऑब्जर्वेशन रखी, और उस ऑब्जर्वेशन की कंफर्मेशन आ गई। इंडक्शन में उल्टा हो गया। इंडक्शन में हम गए, हमारी एक ऑब्जर्वेशन थी, उस ऑब्जर्वेशन का हमने एक पैटर्न फॉलो किया, एक टेंटेटिव हाइपोथेसिस बनाया, और एक थ्योरी पे चले। तो इट मीन्स कि जब हमें होम्योपैथी में पढ़ाया जाता है कि होम्योपैथी इज एन इंडक्टिव लॉजिक, मीन्स
कि हैनेमन की जो ऑब्जर्वेशन थी, उसने उस ऑब्जर्वेशन में एक पैटर्न ढूंढा, एक थ्योरी बनाई, उस थ्योरी को प्रूव किया और होम्योपैथी आगे रख दी। आज हम अपने क्लिनिक में डिडक्शन यूज करते हैं, उस थ्योरी को पकड़ते हैं कि भाई एक ऑथर है, कि हमने एक ऑथर को लिया, उस ऑथर का हमने एक बुक पढ़ी, उस बुक की उसकी ऑब्जर्वेशंस पढ़ी और उन कंफर्मेशंस को हमने क्लिनिक में यूज कर लिया। तो हम लोग इंडक्शन और डिडक्शन दोनों आज यूज करते हैं। रिसर्च होता है इंडक्शन पे, कि आपकी एक ऑब्जर्वेशन को आपने प्रूव कहाँ तक करना है। बैराडोना काम करती है, हम सबको पता है। क्या बैलाडोना काम करती है, वो रिसर्च क्वेश्चन बनेगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं इसमें और थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालते हैं। अब जो डिसीजन है कि हमने रिसर्च कहाँ पे करना है या रिसर्च लिटरेसी क्या है, ये इस पिरामिड पे डिपेंड करेगा, ये लेवल ऑफ एविडेंस पे डिपेंड करेगा। जैसे आप सबसे नीचे देखें तो एडिटोरियल्स और एक्सपर्ट ओपिनियन है। हम में से कोई भी एडिटोरियल या एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकता है। हम बुक रिव्यूज लिखते हैं, हम सबके पास एक बुक्स आती है कि सर आप बुक रिव्यू लिख दो। हम बुक को पढ़ा नहीं पढ़ा जो भी है, हमने एक बुक रिव्यू लिखा। फिर हम आते हैं केस सीरीज है, केस रिपोर्ट्स पे। अब केस सीरीज इजी है क्योंकि आपके क्लिनिक पे केसेस आते हैं, आपने केस रिकॉर्ड फॉर्मेट बना लिया, CRF। उस केस रिकॉर्ड फॉर्मेट में आपने बहुत सारे पेशेंट्स का डेटा एंटर किया और आपने उसको एनालिसिस करके एक पब्लिकेशन निकाल दी, एक सिंगल केस छाप दिया। देन केस कंट्रोल स्टडी आ गई। क्या हमने एक दवाई वर्सेस दूसरी दवाई, एक दवाई वर्सेस प्लेसिबो, ग्रुप ऑफ रेमेडी वर्सेस प्लेसिबो कि हमने किलकिरे ग्रुप देखना है आई एम सॉरी, उस किलकिरे ग्रुप के प्रति हमने एक प्लेसिबो का ग्रुप रख दिया। देन रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। यहाँ पे कहानी थोड़ी सी टफ हो जाती है कि हम RCT अपने क्लिनिक्स पे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, हम लोग ये भी जानेंगे। और सिस्टमेटिक रिव्यू, सिस्टमेटिक रिव्यूज की पावर बहुत ज्यादा है। हम सबको 2010 का लैंसेट का आर्टिकल आज भी याद है। वो एक सिस्टमेटिक रिव्यू था जिसने खारिज कर दिया होम्योपैथी काम करती है। और आज तक हम एक अच्छे सिस्टमेटिक रिव्यू की खोज में हैं जो होम्योपैथी को सपोर्ट करे, और ये चीजें होंगी नो डाउट, बट अभी भी हमें वो जरूरत है। सो अभी कभी भी हम लोग एक रिसर्च करना चाहें तो आई थिंक हमें ये ट्रायंगल सबसे पहले अपने सामने रखना चाहिए कि मैं कहाँ पे फिट हूँ। मेरी रिसर्च लिटरेसी थी या एक्सपर्टाइज थी, जैसे जैसे मैं एक्सपर्टाइज में बढ़ूंगा वैसे वैसे मैं इस ट्रायंगल के ऊपर वाले हिस्से पे पहुंचता जाऊंगा। आज हो सकता है मैं केस सीरीज छाप रहा हूँ, जब मैं केस सीरीज पब्लिश करूंगा तो धीरे धीरे जो मेरा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जो ज्ञान वर्धन होगा, उसके बाद मैं केस कंट्रोल स्टडीज कर सकता हूँ डिजाइन, मैं कोहोर्ट्स पे जा सकता हूँ, मैं रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल का हिस्सा बन सकता हूँ, मैं रिव्यूज तक भी जा सकता हूँ। लेकिन मैं सीधा सोचूं कि आज मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है और आज मैं सीधा सिस्टमेटिक रिव्यू लिखना चाहता हूँ। आजकल बहुत सारी गलतियां हम लोग करते हैं। काफी जगह मैंने देखा कि लोग रिव्यूज छापते हैं और वो उसको गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि ये सिस्टमेटिक रिव्यूज, ये सिस्टमेटिक रिव्यूज नहीं है। ये सिर्फ एक्सपर्ट ओपिनियन है, सिर्फ एक रिव्यू है, एक रिव्यू आर्टिकल है, सिस्टमेटिक रिव्यू नहीं है। सो ये छोटी छोटी चीजें हमें आई थिंक अभी जाननी चाहिए, राइट। नेक्स्ट आते हैं, अब हम आते हैं कि मुद्दे की बात, क्लिनिशियंस के लिए क्या है, स्कोप क्या है क्लिनिशियंस का। अब हम बात करते हैं क्योंकि हम लोग सब लोग क्लिनिशियंस हैं, हमें रिसर्च भी करना है, अपने में प्रैक्टिस भी नहीं छोड़नी। हमारे पास फंड्स भी नहीं है, हमारे पास मोटिवेशन भी कम है, हमारे पास चैलेंजेस, जो भी हमने इतने सारे चैलेंजेस देखे कि फंड्स नहीं, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, एथिकल अप्रूवल्स, प्रोटोकॉल्स, कुछ नहीं है। लेकिन हमें एक जज्बा है कि हमें कुछ करना है। यहाँ पर हम स्कोप की बात करेंगे कि हमारे पास स्कोप क्या है। ये स्कोप जो है, सबसे पहली चीज, क्लिनिकल रिसर्च इज डिफरेंट फ्रॉम क्लिनिकल प्रैक्टिस। अब जो मैंने एग्जांपल अभी कुछ मिनट पहले लिया था उसको मैं और इलेबोरेट करता हूँ कि अगर हम एक चीज को विश्वास करके फॉलो कर रहे हैं वो क्लिनिकल प्रैक्टिस है। जैसे हेडेक के लिए बेलाडोना, या हेडेक के लिए नेट्रोम्यूर, हेडेक के लिए जलसीमियम। हम सब लोग जलसीमियम दे रहे हैं, हम सब लोग नेट्रोम्यूर दे रहे हैं, हम सब लोग बेलाडोना दे रहे हैं। वो हमारा एक फेथ है क्योंकि हमने उसको लिटरेचर में पढ़ा। वो लिटरेचर वाला वेरीफाइड लिटरेचर है कि बेलेडोना हेडेक में काम करती है। बट एक दिन मैं सोचता हूँ कि क्या बेलेडोना हेडेक में काम करती है।
जब ये रिसर्च क्वेश्चन आ गया, जब ये सस्पिशन आ गया, वो बन गया क्लिनिकल ट्रायल। जब तक हम फेज पर चल रहे हैं कि हाँ काम करती हैं, हमने बुक में से पढ़ के दे दिया, तब तक तो वो क्लिनिकल प्रैक्टिस है। लेकिन जिस दिन मैंने उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया कि क्या बेलेडोना 6 पोटेंसी काम करती है, क्या बेलेडोना जेलसीनियम से बेहतर काम करती है, क्या नेट्रोमियर इन दोनों से बेहतर काम करती है, क्या एक ग्रुप ऑफ रेमेडीज इन दवाइयों से अच्छा काम करता है, तो जब वो क्वेश्चन आ गया, वो बन गया हमारा क्लिनिकल रिसर्च। सो हम क्लिनिकल रिसर्च में एस्टैब्लिश ट्रीटमेंट यूज करते हैं एक फेथ के साथ, टू कलेक्ट एविडेंस। लेकिन रिसर्च में हम उल्टा, हम रिसर्च में एविडेंस कलेक्ट करते हैं उसको सत्यापित करने के लिए या प्रूव करने के लिए। और ये बहुत इजी है। अभी हम आगे थोड़ा सा आगे चलेंगे कि हम कर क्या रहे हैं, व्हाट एग्जैक्टली वी शुड एम एट। अब ये जो स्लाइड है, एक बहुत इजी स्लाइड है कि हमारी अप्रोच या रीच कहाँ तक है। एक साइड एक्सपेरिमेंटल स्टडीज की बात करते हैं और एक साइड हम ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। एक्सपेरिमेंटल पे आते हैं पहले। क्लिनिकल स्टडीज हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 ट्रायल्स हैं। हम सब सुनते हैं फेज 1 ट्रायल, फेज 2 ट्रायल, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स, कंट्रोल स्टडीज, क्लिनिकल कंट्रोल स्टडीज। यहाँ पर जब एक्सपेरिमेंट की बात आती है तो बात आती है एथिकल अप्रूवल्स की। ये हमारी रीच से बाहर है एज क्लिनिशियंस। मैं ये नहीं कहूंगा कि इम्पॉसिबल है, बिल्कुल असंभव है, नहीं, संभव है। लेकिन हमें इसके लिए थोड़ा सा अपने रीच से बाहर जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर मुझे कोई क्लिनिकल स्टडी करनी है, तो मुझे एक इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड के पास जाके अपना एथिकल अप्रूवल लेना पड़ेगा। मैं चाहे किसी कॉलेज के पास जाऊं, किसी इंस्टीट्यूट के पास जाऊं, किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के पास जाऊं, काउंसिल के पास जाऊं, मुझे वो अपना जो प्रोटोकॉल है वो कहीं ना कहीं से सत्यापित या वेरीफाई या उसको अप्रूव करवाना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा सा चैलेंज आता है, बिकॉज यहाँ पर जो है रिगरस अप्रूवल्स और प्रोटोकॉल्स हैं। मतलब आपका डॉक्यूमेंटेशन जो है पूरा फॉर्मेट के हिसाब से होना चाहिए, उसके अंदर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी होनी चाहिए, सारे मानक सारे मापदंड पूरे होने चाहिए, क्योंकि उनको उसी के हिसाब से जांचा परखा और आगे अप्रूव किया जाएगा। उस अप्रूवल के बाद मुझे यहाँ पर थोड़ा सा फाइनेंशियल वो भी चाहिए, बिकॉज आपने कोई भी रिसर्च करना है तो आपको एक सेटिंग चाहिए, आपने रैट मॉडल करना है, आपने टेस्ट ट्यूब रिसर्च करना है, आपने एमआरआई स्टडीज करनी है। उसका जो फंड है, उसके जो पैसे वो आपको कहीं ना कहीं से प्रोक्योर करने हैं, लाने हैं। तो बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, आयुष की ईएमआर स्कीम है, एक्स्ट्रा मेरुलर रिसर्च स्कीम है, आयुष की स्कीम्स है, जिसके अंदर हम एक्सपेरिमेंटल स्टडीज के प्रोटोकॉल बना के उनको अप्रूव करा के एक जगह पर रिसर्च कर सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो हमने बात की थी पहले रिसर्च एक्सपर्टाइज की, ये उसका पार्ट है। ठीक है, क्योंकि अभी हम रिसर्च लिटरेसी या साक्षरता की बात कर रहे हैं या अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं। तो जब हम अंडरस्टैंडिंग के लेवल तक भी है ना, तो हम ऑब्जर्वेशन स्टडीज आराम से ले सकते हैं। थेरेपी स्टडीज हैं, प्रोग्नोस्टिक स्टडीज हैं, डायग्नोस्टिक, ऑब्जर्वेशनल, सेकेंडरी डेटा एनालिसिस, केस सीरीज और सिंगल केस रिपोर्ट्स। मतलब इन चीजों के लिए आपको कोई बहुत ज्यादा रिगरस अप्रूवल नहीं चाहिए। आपको प्रोटोकॉल चाहिए, आपको एक रिकॉर्ड फॉर्मेट चाहिए, आपको उसको रिपोर्ट करना आना चाहिए। लेकिन इसके लिए एथिकल अप्रूवल जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना कोई केस छापते हैं, तो आपको अपने पेशेंट का एक कंसेंट चाहिए, एक वर्बल और एक रिटन कंसेंट। वो फॉर्मेट्स आते हैं कि आपने पेशेंट से उसकी हामी ले ली कि मैं आपका जो केस है कहीं पे प्रेजेंट करना चाहता हूँ। जैसे आजकल सब लोग मतलब कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस है, सीएमईज में केसेस देते हैं, ठीक है, वो पेशेंट की कंसेंट के साथ, हाँ के साथ आप कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। प्रोग्नोस्टिक स्टडी कि क्या ये हम करें तो आगे क्या होगा। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन स्टडीज के लिए हमारे पास एक एडवांटेज एज क्लिनिशियंस आती है। दिस इज वेयर इज माई कप ऑफ टी। अगर आज मैं रिसर्च एक्सपर्टाइज में नहीं हूँ या मेरे पास इंस्टीट्यूशनल एक्सेस नहीं है या पैसे नहीं है, इसका मतलब ये नहीं मैं रिसर्च नहीं कर सकता। इसका मतलब ये कि मैं वो रिसर्च कर सकता हूँ जिसके लिए मुझे उस हायरकी में धीरे 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 आगे बढ़ना है। मैं इसके आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे केस स्टडी और केस सीरीज है, तो आपकी ये पायलट और एक्सप्लोरेटरी ट्रायल्स में आते हैं, क्योंकि आप अपने क्लिनिक के केस स्टडी और केस सीरीज फर्क कुछ नहीं है। आप सिंगल केस देते हैं तो वो केस स्टडी है, आप सिमिलर केसेस को अगर एक जगह पे पूल इन करके आप देते हैं तो वो केस सीरीज है। तो वो पायलट और एक्सप्लोरेटरी ट्रायल्स में आता है, जिसको आप आराम से
आगे पब्लिश भी करवा सकते हैं। अब जैसे जो मेरी स्टडीज थी हैं, जो मेरे पेपर्स थे, उसमें कुछ केस रिकॉर्ड्स भी हैं, कुछ पायलट ट्रायल्स भी हैं, क्योंकि वो थे, कर लिए। सर्वेज हैं, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, टेक्निक्स, प्रिस्क्रिप्शन, एपिडेमियोलॉजिकल डेटा। अब एक सर्वे के बारे में मैं भी आपसे एक हेल्प लूंगा, मदद लूंगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन वो सर्वे हम लोग कर सकते हैं। मैंने खुद, मेरे ख्याल से अभी पांचवा सर्वे ले रहा हूँ या छठा सर्वे ले रहा हूँ। अब काफी लोग मुझे कहते हैं, अच्छा सौरभ सर्वे लेना है तो हमें हेल्प कर दो, बिकॉज सर्वे जो है हम आराम से ले सकते हैं, क्लिनिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं फॉर ड्राइंग दी प्रिस्क्राइबिंग प्रिसीजन। जैसे एक सिम्टम, लेट्स से ड्राइनिया का ड्राइनेस है, ड्राइनेस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, तो क्या आप अपने पेशेंट में आपने वो म्यूकस मेम्ब्रेन की ड्राइनेस देखी? क्या आपने वो एविडेंस कलेक्ट किया? अगर किया तो वो एक वेरिफिकेशन है जो आप पब्लिश करवा सकते हैं। ठीक है, सो ये चीजें इंपॉर्टेंट है एज क्लिनिशियन, जो हम लोग अपने रिसर्च डिजाइन हम लोग अडेप्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी रुचि आती है। एग्जाम्पल, मैंने एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया 2014 में, फर्स्ट उसका वर्जन आया था, अभी उसका वर्जन और आ चुका है, लेटेस्ट आ चुका है, प्रायोरिटी एरियाज फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी। मैंने बहुत काफी लोगों को, मैंने काफी सब्जेक्ट एक्सपर्ट को मैंने एक ईमेल लिखा कि एक डॉक्यूमेंट ऐसा बनाते हैं कि जिसके अंदर हम वो एरियाज डिफाइन कर दें, वो चीजें डिफाइन कर दें जो प्रायोरिटी एरियाज हैं, जहाँ पे सबसे पहले रिसर्च होना चाहिए। और ये फ्री टू डाउनलोड है, आप वेबसाइट पे जाइए, आपको आराम से आप डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं कि ये प्रायोरिटी एरियाज रिसर्च के हो सकते हैं। मुश्किल नहीं था, हो गया। दूसरा, एक मैंने एक ड्राफ्ट छापा, उसको मैंने टाइटल दिया ड्राफ्ट टेम्पलेट फॉर राइटिंग होम्योपैथिक क्लिनिक ट्रायल प्रोटोकॉल्स। ये वो प्रोटोकॉल का ड्राफ्ट है जिसके अंदर सपोज अगर आपने क्लिनिकल ट्रायल लेना है तो आपकी क्या हेडिंग्स होनी चाहिए। ये एक लिटररी रिसर्च का एग्जांपल है, उदाहरण है। आगे चलते हैं, एक मैंने कंपेंडियम पब्लिश किया होम्योपैथिक ओपन एक्सेस आर्टिकल्स का, तो ये भी लिटररी रिसर्च के अंदर आता है। तो ये सारी चीजें मैंने खुद की हैं, आप भी कर सकते हैं, हर कोई कर सकते हैं। दूसरा कंपेंडियम उसी होम्योपैथिक ओपन एक्सेस आर्टिकल्स का छापा वर्जन 2, जिसके अंदर सारी स्टडीज बोली जो ओपन एक्सेस थी, जो कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है, बट उनको एक जगह इकट्ठा करके छापा, पब्लिश किया। तो वो इंपॉर्टेंट था कि आपको अलग अलग 10 जगह जाना नहीं पड़ेगा, आपको एक जगह जाना है। हो सकता है इसका वर्जन 3 मैं कुछ समय में और लॉन्च कर दूं कि अब वो आर्टिकल सारे एक जगह हैं, जहां जो आप पढ़ना चाहते हैं, और आपको एक जगह मिलते हैं। Now, अब हमने थोड़ा सा हम इसको एडवांस लेके आते हैं कि हमने हमने ये समझ लिया कि हमारे रिसर्च के क्वेश्चंस क्या हैं, रिसर्च के चैलेंजेस क्या हैं, रिसर्च क्या है। आते हैं कि रिसर्च का राइट रिसर्च क्वेश्चन क्या है। हर चीज तो एक क्वेश्चन नहीं बन सकती ना, कि आप मतलब हम बोले कि आज हमने ये रिसर्च करना है, कल हमने वो करना है, परसों वो करना है। मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा हम भटकेंगे एक लाइन से। हमें रिसर्च वो करना है, एक राइट रिसर्च क्वेश्चन, एक सही रिसर्च प्रश्न क्या होना चाहिए, उसका भी क्राइटेरिया है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये आता है एक एरिया ऑफ चॉइस से, आपकी पसंद क्या है। कुछ लोग रिपोर्टरी में रिसर्च करना चाहते हैं, कुछ लोग पोटेंसी पे रिसर्च करना चाहते हैं, रिपीटिशन पे करना चाहते हैं, कितनी डोसेज देनी चाहिए, सिंगल डोज, मल्टीपल डोज, आपका चॉइस हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, किस चीज में रुचि है आपकी, कि मुझे मटेरिया मेडिका ज्यादा अच्छा लगता है, मुझे फार्मेसी ज्यादा अच्छा लगता है, मुझे एक कोई रिलेशन, को रिलेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन में इंटरेस्ट है। ऑब्जर्व फिनोमेना, मुझे लगा यार ये दवाई ना इस तरह से देने से ज्यादा अच्छा काम करती है, ये रात को दी जाए तो ज्यादा अच्छा काम करेगी। वो मेरा एक ऑब्जर्व फिनोमेना था, एक वो घटना थी जिसने मुझे प्रेरित किया। एक अनसर्टेनिटी, यार पेशेंट ठीक नहीं हो रहा, कुछ तो गड़बड़ है। तो वो जो अनसर्टेनिटी है ना, वो भी एक रिसर्च क्वेश्चन बना सकती है। सो अब हमें जरूरत है ये जानने की कि हमारे चॉइसेस क्या हैं, इंटरेस्ट क्या है, हमने क्या चीज ऑब्जर्व की, और हम अनसर्टेनिटी पे कैसे उसको आगे एक रिसर्च क्वेश्चन में हम डाल सकते हैं। हैनेमैन का सब बेस्ट एग्जांपल है, उसका एक चॉइस थी, उसका पहले ऑब्जर्व फिनोमेना था, उस फिनोमेना को देखा यार, इस फिनोमेना में तो अनसर्टेनिटी भी है, इसमें इंटरेस्ट भी है, एंड चॉइस भी है, चलो आगे देखते हैं करते क्या है इसको। ठीक है, सो ये सारी चीजें जो हैं वो एक रिसर्च क्वेश्चन का पार्ट बन गए।
अ गुड रिसर्च क्वेश्चन, एक अच्छा रिसर्च क्वेश्चन फाइनल क्राइटेरिया को मिलना, मतलब मीट होना चाहिए। फाइनल एक्रोनिम है, इसका मतलब है फिजिबल, इंटरेस्टिंग, नॉवल, एथिकल और रेलेवेंट। कितना फिजिबल है, कितना हम किस लेवल तक कर सकते हैं उसको, कितना इंटरेस्ट के साथ कर सकते हैं, क्या ये किसी को नुकसान पहुंचाएगा, और ये हमारे सिस्टम के लिए कितना रेलेवेंट रहेगा, कितना प्रासंगिक रहेगा। मतलब सपोज अगर मैं एक एक्सपेरिमेंटेशन की बात करूं, तो ज्यादातर लोग तैयार नहीं होंगे इस एक्सपेरिमेंटेशन के लिए। लेकिन अगर मैं होम्योपैथी के लिए ड्रग ट्यूबिंग की बात करूं, तो एथिकल है, रेलेवेंट है। तो आप अपने जो रिसर्च क्वेश्चन को हमेशा सोचो कि मैं ये जो कर रहा हूँ, क्या ये एथिकल है, क्या ये रेलेवेंट है, नॉवल है, इंटरेस्टिंग है या फिजिबल है। तो जब वो फाइनल क्राइटेरिया हम लोग अपने, और ये कोई मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, बट हम ये प्रश्न अपने आप से भी पूछते हैं कि क्या ये फिजिबल है, क्या कर सकते हैं, कंसीडरिंग कि हमारा जो अपना टाइम कमिटमेंट है, हमारा अपना फाइनेंसेस है, हमारा रिसर्च के प्रति हमारा एक एक जो जागरूकता है, कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक, क्या उसके लक्षण होने चाहिए, फिजिबिलिटी। अब मैं बोलूँ आई शैल एक्सप्लोर द डेप्थ ऑफ द सी टू सी टाइटैनिक, पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि वेल्स की मूवमेंट दिन के टाइम कैसे हो सकती है, तो ये एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है कि फिजिबिलिटी कैसे होती है। इंटरेस्टिंग है, क्लियर है। अब रोल ऑफ होम्योपैथी इन पल्मोनरी फंक्शन एम्फाइसीमा इंप्रूवमेंट, क्लियर है। लेकिन अगर मैं बोलूँ रोल ऑफ होम्योपैथी इन डायबिटीज, बहुत बड़ा टॉपिक है। हम डायबिटीज के किस हिस्से पे काम करना चाह रहे हैं, कि क्या हम सिर्फ शुगर डाउन चले जाए, कम चले जाए, उस पे काम कर रहे हैं, हम कॉम्प्लिकेशंस पे काम कर रहे हैं, हम किस पे काम कर रहे हैं। मतलब एक पूरे ब्रॉडर बीमारी को लेके हम काम नहीं कर सकते। हमारा इंटरेस्ट और जो क्लैरिटी है वो बिल्कुल टारगेटेड होनी चाहिए, कि हम इस हिस्से पे काम करना चाहते हैं, तभी फायदा है। नोवेल्टी, क्या ये वर्थ है रिसर्च अगर हम लें, या फिर जो हमारे जो एफर्ट्स हैं वो वर्थ नहीं है, बिकॉज हम अपना उसमें टाइम लगाएंगे, हम अपने एफर्ट्स लगाएंगे, हम पेशेंट को उसके अंदर एक हिस्सा बनाएंगे, तो क्या वो नोवेल्टी रहेगी, क्या पेशेंट की इन्वॉल्वमेंट वहां पे जरूरी रहेगी। एथिकल, डैमेज नहीं होना चाहिए, किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, वो चाहे वो शारीरिक है, चाहे वो मानसिक है, चाहे वो सामाजिक है। आजकल कंसेंट में एक चीज आती है कि हम पेशेंट की जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो मेंटेन करेंगे, उसका हम पूरा, उसका पूरा जो उसका नाम कहीं नहीं आ सकता, उसकी आइडेंटिटी कहीं नहीं आ सकती, ये क्योंकि ये एथिक्स के अगेंस्ट है कि आप किसी का नाम आगे लेके आ रहे हैं। हम लिखते हैं मिसेस एक्स, मिस्टर बी, किसी की फोटोग्राफ भी है तो हम आंखों के ऊपर एक ब्लैक एक पट्टी लगनी चाहिए, क्योंकि वो एथिक्स के अगेंस्ट है। तो क्या वो एथिक जो है किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, वो रिसर्च अगर नुकसान पहुंचा रहा है तो वो रिसर्च नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। रेलेवेंस कितनी है, क्या वो हमारी साइंस के लिए एक कंट्रीब्यूशन करेगा, एक योगदान करेगा, या फिर वो एक रिसर्च पेपर्स पे रह जाएगा, जो आज भी हम कहते हैं कि इतने रिसर्च हो गए, हमें तो पता ही नहीं। आज भी बहुत जगह पे हमारी एक प्रॉब्लम हमारे साथ आती है कि हमें तो पता नहीं रिसर्च हुआ है, हम तक तो वो रिसर्च पहुंचा ही नहीं। वो जरूरी है। थोड़ा सा और इसको एडवांस में आते हैं और डीप में आते हैं, लिटरेचर रिव्यू हम सब करते हैं, हम सब बुक्स पढ़ते हैं, लिटरेचर रिव्यू इसी का हिस्सा है, कि एक डिस्कशन है आपकी नॉलेज की, कि आपका जो टॉपिक था कि आपके उसके बारे में कितना आप जानते हैं। एक फाउंडेशन है, एक नींव है। आज मैं सोचूं कि मैं आज एक लेते हैं, एक रिसर्च लेते हैं कि आज देखते हैं कि बैराडोना किस पोटेंसी में अच्छा काम करती है, 630 टू 100 100। सो मैंने लिटरेचर सर्च करना शुरू किया, मैंने बोरिक उठाई, मैंने कैंट उठाई, मैंने सारी मेटेरिमेटिका की किताबें उठा के छान ली। मुझे पता चला कि वो जो पोटेंसी यूसेज थी वो दशकों के हिसाब से चेंज हुई। बोरिक की किताब में आपको 200 बहुत ज्यादा जगह पे नहीं मिलेगी, और आज हम 1M 10M को ऐसे यूज कर रहे हैं जैसे वो 200 के बराबर हो। वो फाउंडेशन था कि नहीं, पहले यूज नहीं होती थी, आज एक्सेस है। आप पेरिस में जाइए, आपको 15 पोटेंसी के ऊपर दवाइयां नहीं मिलेंगी, रेयरली मिलेंगी, नोसोड्स नहीं मिलेंगे। ये फाउंडेशन है।
ये क्लैरिटी है कि मैं जो करना चाह रहा हूँ उसके प्रति कितनी चीजें मेरे फेवर में हैं और कितनी चीजें मेरे अगेंस्ट में हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो रिसर्च, एजुकेशन, प्रैक्टिस और थ्योरी की जो बीच की चीज है ना, वो लिटरेचर रिव्यू है। हम सब कर रहे हैं, हमें पता है वहां पे प्रैक्टिस में लोग क्या कर रहे हैं, थ्योरी में क्या लिखा हुआ है, हमारी एजुकेशन ने हमें क्या बोला, रिसर्च में क्या हुआ, अगर हम वो ट्रांसलेट कर सकते हैं और उसका जो सार पूरा आता है वो लिटरेचर रिव्यू हम उसको बोलते हैं। ये जरूरी है अगर हम थोड़ा सा रिसर्च आगे करना चाहेंगे तो। सो हमने क्या किया, हमने ये देखा कि क्या हमें ज्ञात है, व्हाट इज नोन, क्या डुप्लीसिटी है, क्या चीज पहले हो चुकी है, कहाँ पर गैप्स है, इनकंसिस्टेंसीज है, क्या हमारी वीकनेस रही, क्या कमियां रही, और वो जो डिजाइन था उस कमियों को पार करने के लिए वो डिजाइन दिया जाता है। और नीड ऑफ रेप्लिकेशन, कि वो जो रिसर्च है वो दोबारा हम रेप्लिकेट करें या ना करें, पहले कोई कर चुका है नहीं कर चुका, ये तभी होगा कि जब आपको पता है कि वो रिसर्च हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है। सो अभी हम थोड़ा सा इसको और इजी में लेके आते हैं कि जो स्टेप्स होते हैं वो सबसे पहले होते हैं एक रिसर्च क्वेश्चन। अपने आप से पूछे कि मैं किस चीज के ऊपर एक रिसर्च करना चाह रहा हूँ। उस रिसर्च को आप उस ऑब्जर्वेशनल स्टेप वाले में डाल दीजिए कि क्या वो ऑब्जर्वेशनल स्टडी के अंदर है तो मैं कर सकता हूँ, दैट इज फॉर श्योर। आपने हाइपोथेसिस क्या बनाया, राइट, और उसके बाद आपने वो उस प्रोटोकॉल को कैसे फॉर्मुलेट किया और उस मेथडोलॉजी को कैसे फॉर्मुलेट किया, मैं कैसे उसके आगे चलूंगा। फॉर एग्जांपल, मैंने आज पेशेंट देखना है तो मैं उस पेशेंट को कहाँ से लूंगा, क्या मैं ओपीडी में उसको देखूंगा, क्या मैं उसको आईपीडी में देखूंगा। उसके बाद वो जो डेटा कलेक्शन था, वो डेटा कलेक्शन का पार्ट क्या होगा, वो डेटा कहाँ कलेक्ट होगा और उसे कैसे मैं प्रोसेस करूंगा। तो ये सारे जो स्टेप्स हैं ये रिसर्च के स्टेप्स होते हैं, उस प्रश्न उस क्वेश्चन से लेके उस प्रोसेसिंग तक। कि मैंने केस इस तरह से देखना है, मैंने जैसे फॉर एग्जांपल मैंने केस रिकॉर्ड फॉर्मेट बनाया, तो उस केस रिकॉर्ड फॉर्मेट पे मैं उसको कैसे आगे काम करूंगा, कैसे उस डेटा को मैं कब तक लूंगा, वो भी डेटा कलेक्शन का पार्ट है। और उसकी प्रोसेसिंग कैसे होगी, तो प्रोसेसिंग तक आते आते ना बहुत सारे लोगों का जो एंथुजियाज्म है, जो एनर्जी है, वो डाउन हो जाती है कि अच्छा अब कौन करेगा। यही प्रॉब्लम्स आते हैं रिसर्च में कि आपने एक रिसर्च क्वेश्चन ले लिया बट उस रिसर्च की प्रोसेसिंग तो पहुंचते पहुंचते चीजें थोड़ी सी बदल गई। इस चीज को थोड़ा सा हमने आगे ओवरकम करना है। अब उसकी परिभाषा पे जाएं तो रिसर्च मेथोडिकल है, मेथोडोलॉजी ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने किसी चीज को एक तरीके से दिया, वो तरीका ही रिसर्च है। हैप्पैज़ार्ड तरीके से रिसर्च नहीं हो सकता। इसके अंदर आपको सारे प्रिंसिपल्स हैं या प्रोसेसेस हैं, इनको आपने लेके उसको एक एविडेंस जनरेट करना है जो उस नॉलेज या उस ज्ञान के लिए आप उसको आगे पब्लिश करेंगे। कुछ एक चीजें जरूरी हैं, पीको क्राइटेरिया, उसमें टी भी एक ऐड हो गया। द पॉपुलेशन, इंटरवेंशन, कंपैरिजन एंड आउटकम। पॉपुलेशन, पेशेंट, प्रॉब्लम। अगर ये पीकोड क्राइटेरिया अगर हम लोग फॉलो करें तो बहुत सारी चीजें हम अपनी क्लिनिक से ही उसको रिसर्च में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंटरवेंशन, ये एक्सपोजर क्या था। कंपैरिजन, कंपैरिजन बिटवीन एग्जिस्टिंग थेरेपीज और जो हमारा रिसर्च क्वेश्चन है। और आउटकम क्या आया उसका। आउटकम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा हमें रिसर्च में पॉजिटिव आउटकम मिलता है, ये एक नेगेटिव या न्यूट्रल आउटकम भी हो सकता है। बट उसको हमने एनालाइज करना है। टी इज टाइम, उसको हम किस टाइमलाइन को फॉलो कर रहे हैं। आप सालों साल रिसर्च नहीं कर सकते, मतलब आपको एक टाइमलाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि इतने महीने हमारा एक केस टेकिंग का फेज रहेगा, इतने महीने इतने साल उस पेशेंट को फॉलो किया जाएगा कंपैरिजन के लिए, उस आउटकम को प्रोसेस करके पब्लिकेशन कब तक होगी, ये एक टाइमलाइन बनती है। 10 साल, 15 साल, 20 साल वाले रिसर्च भी होते हैं, कोहोर्ट स्टडीज होती हैं, लॉन्ग टर्म लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज बोलते हैं उनको। बट उनके प्रोटोकॉल उस हिसाब से डेवलप होते हैं कि ओवर द टाइम, फॉर एग्जांपल आज हम स्मोकिंग की बात करते हैं कि स्मोकिंग वर्सेस हार्ट हेल्थ।
उसका अगर हम एक 10 साल या 15 साल का एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी अगर डिजाइन करेंगे तो उसमें बहुत सारे चेंजेस एनवायरनमेंट में आएंगे, हमें उसके लिए तैयार रहना है। तो यहाँ पर जो है हम बात कर रहे हैं अभी क्रॉस सेक्शनल रिसर्च की, जो हम आज कर सकते हैं। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है रिसर्च में हम लोग को जाने के लिए, 3 चीजें हमेशा हमें याद रखनी चाहिए: एंड पॉइंट, ऑब्जेक्टिव और आउटकम मेजर्स। हमारा पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने किस चीज को लेकर रिसर्च हम करना चाहते हैं, उसका आउटकम क्या है, क्या उससे निष्कर्ष निकलेगा या निकल सकता है, और हमें उसे कहाँ पर रोकना है। अब आप सोरियासिस की बात करें तो आपको पेशेंट को एटलीस्ट 2 सीजन आपको पेशेंट को फॉलो करना चाहिए, ताकि आप सोरियासिस के बारे में उसको एक कोरिलेशन में डाल सकें कि सोरियासिस ठीक हुआ या कंट्रोल हुआ या कैसे हुआ। तो वो जो एंड पॉइंट है वो 2 साल का फॉलोअप है। आप 5 साल 10 साल का फॉलोअप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब या 1 साल या 6 महीने का फॉलोअप करके आप रिसर्च उसमें नहीं छाप सकते। तो वो जो एंड पॉइंट है, कहाँ पे रोकना है उसको, क्या आउटकम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या निकलेगा और किस पर्पस के साथ, वो ये 3 चीजें रिसर्च में जरूरी हैं। अब आते हैं टुवर्ड्स द एंड की, ठीक है हम सब जान गए कि हम रिसर्च क्या है, चैलेंजेस क्या है, एक रिसर्च क्वेश्चन हमने जान लिया, सब कुछ कर लिया। अब हमें करना क्या है उसके अंदर, व्हाट शुड आई डू टू अंडरटेक रिसर्च। सबसे पहली चीज, अपने आइडियाज को शेयर कीजिए। अगर आप सक्षम हैं कि अपने आप रिसर्च आपने करना है, बहुत अच्छी बात है, बट उसके बावजूद भी आपको एक टीम में काम करना पड़ेगा, किसी इंस्टीट्यूशन के साथ या किसी डॉक्टर के साथ या किसी के साथ भी। तो आप अपने आइडियाज को शेयर कीजिए, इनवाइट कीजिए, सजेशंस, कमेंट्स, क्रिटिसिज्म। जो हम सोच रहे हैं जरूरी नहीं कि वो जीवन का सत्य हो, वो चीज में कमी भी हो सकती है। तो आपको उनकी सजेशंस लेनी है, कमेंट्स लेने, क्रिटिसिज्म लेना है, क्योंकि उसी चीज से आप अपना जो प्रोटोकॉल है वो थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं, इम्प्रोवाइज कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। ये पीयर रिव्यू का प्रोसेस है, क्योंकि कोई भी प्रोटोकॉल आप कभी कहीं भी सबमिट करेंगे ना, तो आपको वो सजेशंस मिल जाएंगे। उससे अच्छा हम पहले कर लें, टीम बनाइए। अलोन हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन टीम के साथ हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और एक स्टैटिस्टिशियन हमारी टीम में होना चाहिए। अगर आपको स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज है, बहुत अच्छी बात है। आजकल सॉफ्टवेयर हैं, आर आता है, या बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं स्टैटिस्टिक्स के। तो अगर आपको स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज है, बिकॉज जब आप डेटा लेंगे अपने रिसर्च का, तो वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में जाके ही उसको आप इम्प्रोवाइज करेंगे, एक आउटकम तक आप निकालेंगे। उसके बाद आपका एक टाइमलाइन होना चाहिए, जैसे हम अभी बात कर रहे थे वो पीकोड क्राइटेरिया की। एक रिसर्च जो आपका है वो एक टाइमलाइन पे बनना चाहिए। टाइमलाइन के बिना रिसर्च नहीं हो सकता। अपने एक्सपर्टाइज के हिसाब से आप अपने टीम में वो काम डिवाइड कर सकते हैं। कोई केस अच्छा ले सकता है, कोई प्रिस्क्राइब अच्छा कर सकता है, किसी को स्टेटिस्टिक्स आती है, किसी की रेपर्टोरी नॉलेज अच्छी है, सर्विस के लिए डेटा एनालिसिस कोई अच्छा कर सकता है। तो आपको वो काम जो है अपना टीम के हिसाब से, वो काम को आपको उस एक्सपर्टाइज के हिसाब से आपको वो डिवाइड करना पड़ेगा। और एक डिस्कशन टाइम टू टाइम जरूरी है अपनी टीम के साथ। टाइमलाइन हमेशा आपको एक स्ट्रिक्टली फॉलो करनी पड़ेगी, बिकॉज क्लिनिकल प्रैक्टिस और क्लिनिकल रिसर्च में यही फर्क है, टाइमलाइन का, रिसर्च क्वेश्चन का। और अपना एक मेंटर आइडेंटिफाई कीजिए, एक एक्सपर्ट आइडेंटिफाई कीजिए, जो आपको बीच बीच में थोड़ा सलाह दे सके, या क्रिटिसिज्म, सजेशन, एक गाइडेंस आपको मिलनी चाहिए। अब मैं अब सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप, मैंने एक रिसर्च लिया पीछे, सर्वे, जैसे मैंने आपको दिया कि एक लाइव एग्जांपल है, मैं कर सकता हूँ, आप कोई भी कर सकता है। मैंने क्योंकि सर्वे एंड डोज क्वांटिफिकेशन आज भी ओपन है, आप जाइए, इस लिंक पे जाइए, इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, यू कैन, आप अपने जो भी आपके कॉन्ट्रीब्यूशन है आप दे सकते हैं कि आप वो डोज कैसे फॉलो कर रहे हैं। और ये जो सर्वे है ये 6 भाषाओं में उपलब्ध है, इंक्लूडिंग हिंदी, तो आप उसको जाके आगे आप इस रिसर्च को ले सकते हैं। सो रिसर्च करना और रिसर्च का हिस्सा बनना दोनों इंपॉर्टेंट है। जब तक हम वो रिसर्च का हिस्सा नहीं बनेंगे, तब तक हम रिसर्च आगे नहीं कर सकते। तो इसी के साथ मैं अपने समय सीमा के प्रतिबद्ध अभी यहाँ पर इसको वाइंड अप करना चाहूंगा। एक डिस्कशन ले सकते हैं हम कुछ टाइम में।
तो धन्यवाद आप सबको फॉर पेशेंट लिसनिंग एंड थैंक यू सो मच। हाँ, धन्यवाद डॉक्टर सौरभ जी। और मुझे लगता है कि आपने हैनीमैन की भाषा में बात कर रहे थे। डॉक्टर सर हैनीमैन ने जो एफआर नंबर 1 और एफआर नंबर 5 ये जो है सबसे प्राइमरी जो रिसर्च की बात जो कही डॉक्टर हैनीमैन ने कि आपको अपना एक आइडिया बनाना पड़ेगा, आपको एक अपना ऑब्जेक्टिव बनाना, प्रिंसिपल्स बनाना पड़ेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात जो आपने कहा कि ये प्रेजुडिसनेस की बात है ना, हम अपने मन की धारणा को अपने में ही समेटे रहेंगे तो नहीं होगा। हमको मन की धारणा को, अपने विश्वास को, कोई बात नहीं है कि जो मेरे दिमाग में वही सही है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, है ना। कुछ डेल्यूजनल फीलिंग होते हैं, हम लोग मनुष्य हैं तो हम लोग बहुत सारे भ्रम पाल रखते हैं, है ना। तो भ्रम को पालना अच्छा नहीं होता है, बहुत समय में, लंबे समय में वो नुकसान करने लगता है। तो भ्रम से दूर होने के लिए क्या होता है, जब हम एक दूसरे से साझा करते हैं, शेयर करते हैं और या उसका क्रिटिसिज्म को सुनते हैं। लेकिन क्रिटिसिज्म सुनना भी एक बहुत हिम्मत का काम होता है ना। डेयर टू बी वाइज, डॉक्टर हैनीमैन ने कहा कि डेयर टू बी वाइज, हिम्मत की जी सर। नहीं आएगी, लेकिन जब आप जाओगे तो आपके बारे में कीचड़ उछले, आपको फूल भी पहनेगी, उसके लिए भी तैयार रहना है। ये बहुत बड़ी बात होगी। दूसरी बात मैं ये शेयर करना चाहूंगा कि एक फिजिशियंस, होम्योपैथिक फिजिशियंस, उसका जो मिशन है, उस मिशन के अंदर में ये नहीं कहा गया कि खाली आप रोगी को दवा देखो, जैसा कि आपने भी कभी कह रहे थे कि दवा ही नहीं देना हमारा ड्यूटी नहीं है। बिकॉज दवा देने के लिए हमें हर एक पेशेंट के हेलो हेलो मेरे को सुन रहे हैं आप लोग? हेलो सर आपकी आवाज शायद आप म्यूट पे हैं। हाँ, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। मेरी आवाज आ रही है? यस। तो मैं ये कह रहा था कि हम लोग को अपना जो पेशेंट को दवा देना एक हमारा केवल ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। दवा मेडिका में पढ़ लिए, रिपोर्ट में पढ़ लिए, मिल गया दवा, ये सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि हर एक पेशेंट जो हम देखते हैं अपने आप में एक नया नया एंट्री होता है, नया दुनिया में हम लोग प्रवेश करते हैं। क्योंकि डॉक्टर आरपी पटेल ने बहुत अच्छा आपने लिखा कि एवरी न्यू केसेस वी अंडरटेक वी एंटर इनटू द न्यू वर्ल्ड। नई दुनिया में प्रवेश करते हैं, क्योंकि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से भी अलग होता है। तो आपको एक रोगी के साथ में जब आप रोग लक्षण लेना शुरू करते हैं, केस टेकिंग से लेकर के दवा के चुनाव तक एक पूरा रिसर्च का प्रोसेस होता है। तो नॉट ओनली कि हम लोग डायग्नोसिस कर रहे हैं, ये डायग्नोसिस भी हमारा रिसर्च ओरिएंटेड होता है। इस बात को हम लोगों को ध्यान में रखना आवश्यक होगा। और मैं समझता हूँ कि डॉक्टर सौरभ अरोड़ा जी और भी कई एक लोग आ रहे हैं हमारे। मैं हर एक बार रिसर्च जो अभी स्पेशलिस्ट हैं, ये लोग को मैं आमंत्रित इसलिए करना चाहता हूँ कि हमारे फिजिशियंस के बीच में एक रिसर्च एप्टीट्यूड जनरेट हो। इससे क्या होगा कि आप अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस को भी इम्प्रूव कर सकेंगे और अपने 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 नॉलेज को भी इंक्रीज कर सकेंगे। क्योंकि एक डॉक्टर का काम क्या होता है, लाइफ लॉन्ग लर्नर होता है, जिंदगी भर सीखना होता है। और जिस दिन आप ठीक समझ गए कि अब मेरे लिए पूरा हो गया, इसका मतलब कि आपका द एंड हो गया। यही मैं कहना चाह रहा था। और कोई लोग कुछ कहना चाहें तो कुछ अपनी बात रखें प्लीज। डॉक्टर अंकिता, मैं समझता हूँ कि डॉक्टर ए के गुप्ता हम लोग के साथ में ज्वाइन की है। मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर ए के गुप्ता जी भी कुछ बोले। हेलो, डॉक्टर ए के गुप्ता जी हम लोग के कल के स्पीकर हैं, डॉक्टर ए के गुप्ता। और वो हम लोग के अभी HMI के
सेक्रेटरी जनरल इलेक्ट हुए हैं और मैं उनको बधाई भी देता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि आप आज रिसर्च पर जो कुछ चर्चा कर सकते हैं तो लगता है डॉक्टर ए के गुप्ता जी नहीं है। डॉक्टर अंकिता, आप कुछ कहना चाहेंगी? आप भी अभी तो एमडी कर रही हैं, तो आपको भी रिसर्च पर कुछ जी जी सर, सर की क्लास से काफी कुछ सीखने को मिला, क्योंकि मेरा भी रिसर्च अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है इसी वीक से। और सौरभ सर, आपसे मतलब मुझे जरूरत पड़ेगी तो आई विल टेक गाइडेंस फ्रॉम यू, क्योंकि अभी मेरा टॉपिक ओरल एंड ओरोफेरिंजियल कैंसर है। और जैसा कि आपने बताया, तो मुझे भी अपना साइनॉप्सिस प्रिपेयर करने में ये सारी चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी थी कि रिसर्च क्वेश्चन इसमें क्या बनाना है, हाइपोथेसिस क्या सेट करनी है। तो अच्छा लगा, फिर से सारी चीजें मेरी फ्रेशन अप हो गई सब कुछ। और आज के सेशन के लिए थैंक यू सो मच सर। आप इसी तरह से हमारे IFPH के प्लेटफॉर्म पे आते रहें। थैंक यू मैम। अंकिता जी भी आपको बैक्सन कॉलेज में एमडी कर रही हैं। जी सर। अंकिता जी, तो अंकिता जी आप सौरभ जी से गाइडलाइंस ले सकती हैं, है ना? जी सर। मैं बैक्सन कॉलेज में भी गेस्ट फैकल्टी हूँ, अगर आप मालूम हो तो मैं बीच में पे जी आता सर, हूँ। अभी मेरी PG फर्स्ट ईयर है, I'm 22 बैच। गुड गुड। अंकिता जी, हम लोग का सेशन समय हो गया क्या? तो आप उसको सर थैंक यू के बस एक साथ मिनट ही close बाकी कीजिए। है, तो कोई किसी का कुछ भी क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं अपना, नहीं है कुछ। उसके बाद क्योंकि इंग्लिश सेशन शुरू होगा। हाँ, तो मैं समझता हूँ कि 1 मिनट के लिए डॉक्टर सौरभ जी ही कुछ एडिशन कुछ बोल दें। डॉक्टर सौरभ जी, आप कुछ बताइए, कुछ और लोग नहीं। थैंक यू सर। सिर्फ 1 मिनट में बोलना चाहूंगा कि मेरी जो रिसर्च जर्नी थी वो इसी तरह से शुरू हुई जब मैंने 2001 में एडमिशन लिया BHMS के लिए, डॉक्टर BR सूद मेडिकल कॉलेज। और जब कॉलेज में गया तो लगा कि कुछ कुछ अलग करना है। तो 2011 में 2011 तक आते आते मैंने जो researchinhomeopathy.org जो वेबसाइट थी वो चलानी शुरू की। दैट दैट अंडर इनिशिएटिव टू प्रमोट रिसर्च इन होम्योपैथी। सो ज़्यादा समय नहीं लूंगा, आप सबका धन्यवाद करूंगा। और कल मिलेंगे, कल इंग्लिश वाला सेम टॉपिक है। और चीज़ें हैं रिसर्च में, बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे हम मिलेंगे, रिसर्च को आगे लेके जाएंगे, थोड़ा होम्योपैथी को सपोर्ट और प्रमोट करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा है। डॉक्टर अंकिता जी, कल आप फिर सौरभ जी का इंग्लिश सेशन में है, आप फिर इसका रिपीट भी सुन सकती हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, और कुछ और सवाल हो तो आप कर सकती हैं। 8 बज गया है।